टॉपिक तो तुम्हारे वैसे भी अलग अलग है। तो भाई ऐसा है, टेस्ट में आपके आना है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक का हो गया, दूसरे का चल रहा है। लिविंग वर्ल्ड एक का हो गया, दूसरे ने देखा नहीं। एक का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है, दूसरे को पता नहीं। हम तीसरी चीज पढ़ते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। एक क्लास और लगाएंगे ऐसे ही साथ में, मालूम में वैसे भी कम आएंगे, तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर उसी के साथ खत्म हो जाएगा। आज चालू, अगले में खत्म। ठीक है, पढ़ना तो है ही। और जहां तक है वो क्लास संडे को ही होगी, क्योंकि सिलेबस तुम्हारा ही ज्यादा फंस रहा है, बाकियों का कंपेरेटिवली कम फंस रहा है। फंसे सभी के, तुम्हारा ज्यादा है। तो हम पढ़ लेते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। व्हाई इज दिस? बोला रेडी। हाँ हाँ, किसी को, अरे यार ये भी अब करो मैम। एक साइन इन रहता है ना। फर्स्ट टॉपिक, व्हाट आर माइक्रोब्स। और फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक, हाउस होल्ड वगैरह सारी चीजें अलग अलग करके पढ़ लेंगे। ठीक है, पहले जान लेते हैं माइक्रोब कहते किसको है। तो मैंने आपसे कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब या माइक्रोब्स का मतलब
सिर्फ बैक्टीरिया नहीं है, सिर्फ प्रोकैरियोट नहीं है, हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स के अंदर यूकैरियोटिक, ये क्यों चला रखे सारे पंखे, तुमने एसी नहीं चला रखे क्या? आवाज और कितनी बढ़ाएं? थोड़ी सी, थोड़ी सी मतलब अच्छा, ओके। तो हम ये कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म में एक यूकैरियोट्स भी हैं, प्रोकैरियोट्स भी हैं। आवाज और कैसी? मैं इतनी जोर से नहीं बोलता हूं। दूसरा हम कहते हैं यूकैरियोट या प्रोकैरियोट, तो सेल का टाइप हो गया। अगला होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या थैलस ऑर्गेनाइजेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ के ये मत भाई पुष्पा फ्लावर समझेगा, वैसे माइक्रोब यूनिसेल्युलर समझे क्या? नहीं, इट कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। इंटरेस्टिंग चीज ये कि मार्केट में बिकने वाला वो बटन मशरूम होता है ना, मेरे को बटर मशरूम याद आ रहा था। खाने का टाइम हो रहा है, क्या करें? तो कहते हैं यूनिसेल्युलर भी हो सकता है और मल्टी सेल्युलर भी। आपको क्लियरली विजिबल है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मार्केट में बिक रहा है, क्योंकि वो मल्टी सेल्युलर है, स्ट्रक्चर उसका बड़ा है। सो इट कैन बी ईदर। एक्चुअल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने नाम दे दिया है ऑर्गेनिजम्स को जो बिलोंग करते हैं ग्रुप से, जिसमें आता है एक बैक्टीरिया। ये किताब से बता रहा हूं, बैक्टीरिया आते हैं, कौन सा किंगडम है बाद में लिखेंगे। दूसरा वो कहते हैं कि दैट इट इंक्लूड्स फंजाई, फंजाई का किंगडम भी आपको मालूम है। तीसरा वो कहते हैं कि माइक्रोस्कोपिक एनिमल आते हैं। गेस करो ये कौन होते होंगे? अभी तो जिसे एनिमल कहा जाता है वो सबके सब एनिमेलिया में आते हैं, तो ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल के जैसी चीज क्या है? और वो लिख रहे हैं किसके बारे में? वायरस। ये किसी किंगडम में नहीं आता। बैक्टीरिया आएगा किसमें? किंगडम मोनेरा। फंजाई आएगा किसमें? किंगडम फंजाई। वायरस आएगा किंगडम कुछ नहीं। माइक्रोस्कोपिक एनिमल तो शायद प्रोटिस्टा की बात हो रही है ना, प्रोटोजोआ, राइट। इन मेंबर्स को मिलाकर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो इफेक्ट है या फिर उसका जो इंपैक्ट है ह्यूमन लाइफ के ऊपर, वो दो तरीके से गिना जाता है। इंपैक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप ऐसे लिख सकते हो, इंपैक्ट ऑफ माइक्रोब्स ऑन ह्यूमन प्लस माइनस, बेनिफिट में लॉसेस में। बेनिफिट में हम लोग कह सकते हैं जैसे क्या? वेलफेयर, राइट। हम ये पढ़ेंगे। नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकते हैं? बहुत सारे हैं। नुकसान भी तो है। अगर तुम्हें दूध से दही ना जमाना हो और तब दूध खट्टा हो जाए तो वेस्ट हो गया ना, नेगेटिव। ठीक है, तुम नहीं चाहते हो कि किसी तरीके का फूड आइटम खराब हो जाए, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर फंगस लग जाए या बैक्टीरिया लग जाए, वो खराब हो जाए, राइट। मतलब एक होता है हम सड़ाना चाहते हैं किसी चीज को, बेनिफिट, और कभी खुद ही सड़ जाए, लॉस, राइट। तो यानी नेगेटिव इंपैक्ट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? स्पॉइलिंग ऑफ एडिबल आइटम्स, या फिर कुछ और अगर हम लोग पढ़े तो इसमें दूसरे एग्जाम्पल्स के साथ मेंशन कर सकता हूं, डिजीजेस, राइट। बाकी एसेक्ट्रा करके छोड़ दो। इन सबको मिला के
इकोनॉमिक इफेक्ट पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में दोनों चीजें आएंगी, वेलफेयर भी आएगा और लॉसेस भी आएंगे, अच्छा भी आएगा और बुरा भी आएगा। क्लियर? ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। हम उनमें से सिर्फ एक हिस्सा पढ़ेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या इंपैक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर ओनली वन ऑफ दैट, एंड दैट इज वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, हाउ द माइक्रोब्स आर यूजफुल इन वेलफेयर। वेलफेयर में खूब सारे एग्जाम्पल है। फर्मेंटेशन यूजफुल हो सकता है, डिके भी यूजफुल हो सकता है। अगर अनएरोबिक ब्रेकडाउन हो तो फर्मेंटेशन कहते हैं, एरोबिक ब्रेकडाउन हो तो डिके, राइट? अगर कार्बोहाइड्रेट ही ब्रेकडाउन हो रहा है तो फर्मेंटेशन। कोई टिपिकली पूछे प्रोटीन ब्रेकडाउन हो रहा है अनएरोबिकली तो उसे बोलेंगे पुट्रिफेक्शन। खैर अभी इतने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गई बात माइक्रोब्स के इंपैक्ट की। अगला हम लोग ये कहते हैं कि दैट इसके अलावा और क्या चीजें होती हैं, किताब में मेंशन नहीं है, हमें अलग से जानना चाहिए। कई बार हम लोग इस तरीके की चीजों में फंस सकते हैं। जैसे आप ये कहते हो कि आप इस तरीके के माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के एग्जाम्पल्स कहां कहां देख सकते हैं। सो इट कैन बी सीन इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑल्सो। आप बायोटेक्नोलॉजी में भी ऐसे एग्जाम्पल पढ़ सकते हो। अब वो यहां पर नहीं है, इसलिए मैं एक ही जगह लिख दूंगा, चैप्टर में नहीं है अंदर। हम लोग एक ही कोने में यहीं पर 2 लाइनें लिखेंगे, इनफ है हमारे लिए। जैसे एक एग्जाम्पल, नाम लिखते हैं उसका हम लोग सुपर बग, और इसे कहते हैं स्ट्रेन यानी अ काइंड ऑफ सूडोमोनास टुटिडा। कैन कंज्यूम ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल वो है जो हम कहते हैं किसी ओशियन के सरफेस के ऊपर ऑयल का इकट्ठा हो जाना। वो जो क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है बड़े बड़े शिप के अंदर, थोड़ा बहुत लीक कर करके सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। ऑब्वियसली नीचे रहने वाले ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के बीच में गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। अगर ये ऑयल स्पिल हट जाए तो एक्वेटिक लाइफ नॉर्मली चल सकती है। इस ऑयल स्पिल को खाने की ताकत स्यूडोमोनास प्यूटिडा के इस एग्जाम्पल के अंदर होती है। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। एक ये जो यहां नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है, दैट इज अ केस ऑफ जीएमओ। मैं साइड में लिख देता हूं, जीएमओ है ये। फिर एक वर्ड जो डायरेक्ट कहीं पर भी नहीं दिया गया लेकिन हमारे काम का है क्योंकि किसी दूसरे टॉपिक से वो रिलेट नहीं कर पाएगा, यही बता दे तो ज्यादा सही है। एक होता है जिसे कहते हैं प्रोबायोटिक्स। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एंटीबायोटिक तो सुना होगा, प्रोबायोटिक भी शायद सुना हो। इसका क्या मीनिंग होता है वो जान लो। प्रो मतलब फेवर वाला, बायोटिक मतलब लाइफ, राइट? गुड फॉर लाइफ, दैट इज which is favoring और प्रोबायोटिक्स की कंडीशन कैसी है? तो प्रोबायोटिक्स फेवर लाइफ, फ्रेंडली माइक्रोब्स रिच फूड आइटम्स। इसमें कर्ड योगर्ट भी आते हैं। उनके लिए यूज किया जाने वाला वर्ड प्रोबायोटिक्स है। इन वर्ड्स को जानिए, कहीं और यूज नहीं होते हुए दिखेंगे, हमें पता होना चाहिए। दे माइट बी अमंग द ऑप्शंस, वो ऑप्शंस में हो सकते हैं,
वो करेक्ट आंसर में हो सकते हैं, किसी दूसरे चैप्टर से रिलेट करके यहां पे जोड़े जा सकते हैं। नेगेटिव इंपैक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आप पढ़ते हो, स्पॉइलिंग ऑफ आइटम हम कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरुआत घर से करते हैं। घर के कई सारी ऐसी चीजें हैं विच वी आर यूजिंग एज अ प्रोडक्ट फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स। मैंने कहा ना, माइक्रोब्स की एक्टिविटी में एक चीज हो सकती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का यूज हमारे घर के खाने वाले कई सारे सामानों के अंदर होता है, जिन्हें हम लोग रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। अब घर के ऐसे आर्टिकल्स कौन से हो सकते हैं, या हाउस होल्ड आर्टिकल जो फर्मेंटेशन से बनते हैं, डेट इंक्लूड इडली डोसा का बेटर, बेकरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऐसे सब एग्जाम्पल, या फिर कर्ड, योगर्ट, बटर मिल्क, ये सब वो हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट्स काउंट किए जाते हैं। ये एसी तुमने बंद करवाया क्या? तो पहला केस ऐसे बता रहे हैं, हम पहले एक्शन बता देते हैं, उसके बाद समझेंगे सारी चीजों को। एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। जैसे एक को मेंशन करते हैं हम लोग फर्मेंटेशन, एक आप मेंशन कर सकते हैं डिके। वी आर नॉट गोइंग टू राइट ऑल। अब जैसे ये कहो कि आसपास कचरा पड़ा है, वो खत्म हो जाए तो अच्छा है, कौन करवाएगा? वो डिके हो सकता है एरोबिकली, ठीक है। या फिर बहुत ज्यादा ढेर लगा हुआ है तो नीचे की लेयर ऑक्सीजन डिप्लीटेड है, वहां जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो शायद क्या हो सकता है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन वी राइट एज अनएरोबिक ब्रेकडाउन। ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पर्टिकुलरली क्या ले लें? कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे वहां डिके का एग्जांपल बोलेंगे तो दिस इज एरोबिक ब्रेकडाउन। ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बोथ आर यूजफुल ऑब्वियसली, लेकिन डिके को इग्नोर मारो क्योंकि वो एरोबिकली है, यानी पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में हो ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ में? वो एरोबिक है, एरोबिक है तो इसका मतलब उसको ओपन एयर चाहिए। ओपन एयर में कोई चीज होगी तो पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में नहीं रह सकती, दूसरी चीजें वहां पे कंटामिनेशन कर सकती हैं। फर्मेंटेशन हमारे कंट्रोल में हो सकता है। जैसे कर्ड अगर बनानी है तो हम कहते हैं वो जामन लिया, ठीक है, दही काय से बनती है? दूध से। वो वाली दही काय से बनी थी? दूध से। तो पहले दही आई कि दूध आया? जो भी आया मालूम नहीं, ठीक है सर, गाय आई, बताओ। खैर हम ये बात कहते हैं कि देट अगर दही जमानी थी तो आप दो तरीके से उसको बनते हुए देख सकते हैं। एक, घर में जमाई तो उसको कवर कर रहे हैं, डेयरी वाला कवर नहीं कर रहा है, उसकी दही बढ़िया पीसेस, अपने वैसे पीसेस नहीं बन रहे। अब वो जो भी कर रहा हो, जैसा भी कर रहा हो, उसको कुछ एक्सपीरियंस होगा इस तरीके के काम का। आप कहते हैं कि वहां जिस बैक्टीरिया ने दही को जमाया है, घर में हो चाहे डेयरी में हो, वो दोनों ही केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं कि बैक्टीरिया अनएरोबिकली काम कर सकता है या फिर फर्मेंटेशन कर सकता है। हमने फर्मेंटेशन को कंट्रोल करना है,
टेम्परेचर कम कर लो ताकि फर्मेंटेशन तेज ना हो, नहीं तो दही नहीं श्रीखंड बन जाएगा डायरेक्ट, मतलब और ज्यादा खट्टा। राइट, तो हम लोग टेम्परेचर से उसको कंट्रोल कर लेते हैं। एक एरोबिक बैक्टीरिया कभी कभी मन करने पर क्या कर सकता है, अनएरोबिक एक्टिविटी कर सकता है। उस अनएरोबिक एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। रिमेंबर, कौन करेगा फर्मेंटेशन, अनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स नहीं, एरोबिक। ठीक है, जैसे थोड़ी देर के लिए सांस बंद करके बैठ गए, फिर उनकी बॉडी से जो कंपाउंड बने उसके कारण हम लोग कह रहे हैं कि एक नया टाइप का रिएक्शन हुआ जिसका नाम फर्मेंटेशन है। तो ये फर्मेंटेशन हमारे लिए कई तरीके से काम किए है। यूजफुल इन काय के लिए, एक वन इज हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। दोनों तरीके के प्रोडक्ट्स में अल्कोहल प्रोडक्शन में काम आता है, ठीक है, बाकी जगह पर भी काम आता है। पहले हाउस होल्ड के बारे में पढ़ते हैं। वैसे ना मर्ज क्लास पढ़ाने का और अलग टॉपिक पढ़ाने का एक अलग फायदा होता है। बच्चे आते कम, छोटे रूम में बन जाता है काम, टॉपिक हो जाता है जल्दी। 17 वाला टेस्ट हो जाए तुम्हारे, दूसरे टॉपिक तो ऐसे ही चलेंगे बेटा, नहीं तो सिलेबस मालूम नहीं कब होगा, क्योंकि उसके बाद कोई टेस्ट तो तुम्हारा ही नहीं जेनेटिक्स वेनेटिक्स का, है ना। बस ठीक है, समझ लो दिसंबर में सिलेबस खत्म कर देंगे। हो नहीं सकता, वैसे मजाक कर रहा हूं, जनवरी में हो जाना चाहिए, है ना। जनवरी में हो जाना चाहिए, मतलब आप ये समझिए कि आपके पास में फरवरी मार्च अप्रैल फुल टाइम आपका क्या हो सकता है, रिवीजन हो सकता है। अभी क्या बदलेगा मालूम नहीं, 90 है, बदलेगा नहीं बदलेगा, जो भी होगा बी प्रिपेयर्ड। हम अपनी तैयारी करते हैं, इन चीजों को छोड़ देते हैं कि वो कुछ बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। समझ गए। और देखो, कोई कुछ भी कहे इधर उधर की दूसरी सारी चीजें सुन के कुछ सोचने लग जाओ, सर एज का क्राइटेरिया ये वो, अभी तो कोई 25 का नहीं बना यहां पे, तो सोचना बंद कर दो। कोई ऐसा तो नहीं है जिसने 3 बार नीट दे दिया हो, नहीं है ना, ज्यादा से ज्यादा 2 बार वाले ही हैं, और अगर तीसरी बार वाले भी हैं तो भी चिंता मत करो, जिन्होंने 3 बार दे दिया वो भी चिंता मत करो, क्योंकि पहले ये सारी चीजें हो चुकी है आईपीएमटी के टाइम। एक समय था जब अटेम्प्ट होते थे कितने, 3, सिलेबस का आता पता होता नहीं था, बच्चे करते थे तैयारी, पेपर में आता था कुछ और। तो पहले साल में किसी का होता नहीं था, दूसरे में होता नहीं था। पहले साल देखते थे आता क्या है पेपर में, दूसरे साल पेपर उनको देखता था तुम्हें क्या आता है, फिर तीसरे साल वो देखते थे कि हमें कितना आता है, उतने में अटेम्प्ट खत्म। फिर आई एज लिमिट। मुझे एक ऐसा भी समय याद है जब मैं पढ़ाता था, मतलब शुरू मैंने किया था, तो मेरे सामने जो बैठे होते थे वो मेरे से लगभग एज में बराबर या फिर मेरे से एज में ज्यादा भी थे। 25 साल की लिमिट कर दी, इज्जत बच गई फिर अपनी। और 25 की जब लिमिट हुई थी तो उस टाइम बहुत बैकलैश आए थे, बहुत ज्यादा चीजें हुई थी। यूपी बिहार में बच्चा जो था 25-27 की एज तक तैयारी कर रहा होता था। पहले बीएससी कर लेते थे, फिर पता लगता था कि ऐसी भी कोई परीक्षा होती है जिससे डॉक्टर बनते हैं, बीएससी करके नहीं बनते। फिर तैयारी करना चालू करते थे। पहले 17 की एज तक तो 12th पास नहीं होती थी, 18-19 में 12th पास करते थे। हमें कई डॉक्टरों को ऐसे जानते जिनकी एज आज की डेट में 90 प्लस होगी, जिन्होंने पहले बीएससी किए, उसके बाद एमबीबीएस एमडी वगैरह सब बाद में करी है, क्योंकि सारी जगह पे ये चीजें अवेलेबल थी भी नहीं, मेडिकल कॉलेज थे कम, तो उनके लिए यही चीज पॉसिबल थी। तो खैर जो भी हो, अपने लिए कोई नुकसान नहीं है ना, अपने लिए कोई चेंज होने वाला है।
यही मान के चलो, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि सेक्शन बी खत्म हो जाएगा, हो जाए, कल होता है आज हो जाए। हम तो कह रहे हैं कि सेक्शन 1 नो नेगेटिव मार्किंग, सेक्शन बी -1, सेक्शन 1 नो नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर फॉर ईच करेक्ट ऑप्शन, 0 फॉर इनकरेक्ट, माइनस कुछ नहीं करना। और सेक्शन 2 हर एक करेक्ट क्वेश्चन 4 नंबर और -1, बस बाकी सब ठीक चल रहा है। लेवल भी यही रखो, इससे और घटिया हो सकता है तो वो कर दो, इससे भी निचले स्तर पे हो सकता है तो वो कि अपनी एनसीईआरटी लेकर आना, ऐसा भी कर दो, लेकिन पैटर्न ऑफ एग्जाम हमारे वाला कर दो। क्योंकि तब भी तो बच्चा कम से कम एनसीईआरटी पढ़ेगा। जिसको यही नहीं पता कि एनसीईआरटी में लाइन कहां लिखी है, वो भाई करेगा क्या? वो तब भी कुछ नहीं कर सकता ना, 3 घंटे में लाइन मिलेगी कहां से? अभी मैं कह दूं जो चैप्टर तुमने पढ़ ली है, मैं कोई एक लाइन बोल दूं, ये कहां लिखा है, ठीक है, ऐसे मुंह देखने लगते हैं। तो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, घरेलू उत्पाद, ठीक है, या जिसे कहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, या तो घर के लिए बनाए जा रहे हैं या घर के लेवल पर प्रोडक्शन छोटे स्केल पर जिसका होता हो वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अब इसमें जो एग्जांपल्स आते हैं उसमें जैसे एक एग्जांपल में कहता हूं इडली डोसा। अब इडली डोसा के केसेस में बात करें तो हम कहते हैं यहां यूज होगा एक बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया का नाम होता है ल्यूकोनोस्टॉक। नाम नहीं दिया है, इतना ही दिया है कि बैक्टीरिया होता है, आप उतना ही याद भी रखें। एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन मिक्स ऑफ राइस एंड लेंटिल, उड़द की दाल की बात की है, उससे इडली डोसा नहीं, उसका बैटर बन जाएगा। सेकेंड, दूसरा हम लोग कहते हैं, दूसरे तरीके का एग्जाम्पल आता है जिससे हम लोग मेंशन कर रहे हैं यहां पे, वो है केक एंड अदर बेकरी प्रोडक्ट्स। फंजाई होगी, उस फंजाई के लिए हम लोग लिखते हैं वो यीस्ट होती है क्योंकि यूनिसेल्युलर है, और यीस्ट का नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेविसे। राइज ऑफ केक को कहते हैं लेवनिंग। ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2, जितना ज्यादा गैस रिलीज होगी उतने ज्यादा पोर बनेंगे और उतना ज्यादा केक सॉफ्ट। वर्ड को जान जाए, वो लेवनिंग और रिलीज ऑफ CO2 होती है, CO2 निकलेगी उससे। द यीस्ट इज नेम्ड एज, इसे हम लोग बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं। We have alternative. We need not to use yeast for making the cakes at home. ठीक है, या फिर वो जो तुरंत में होता है कि भैया 1 घंटे पहले हमने ऑर्डर दिया था, केक तैयार है क्या? ना, दे आर नॉट यूजिंग यीस्ट।
उनको यीस्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, वो क्या यूज कर रहे हैं, सोडा। हमने पता कर लिया ना मैकेनिज्म क्या है, नेचुरली कैसे बनता है। ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट यूज होना कॉमन बात है एज कंपेयर टू केक, राइट। तो सोर डो जिससे हम लोग कहते हैं, डो माने वो आटा, सोर मतलब उसको क्या कर दिया, खट्टा, उसके लिए काय की जरूरत है, यीस्ट की। बाकी केक वेक तो ऐसे ही सोडा डाला, बनाया, निकाला बाहर, खत्म। जितने में यीस्ट मिला के उसको फुलाएंगे उतने में तो खा के तुम लोग केक खत्म कर देते हो, लगा के खा के, बस सिंपल सी बात है। बेकर्स यीस्ट का नाम याद रखें, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रह चुका है। पुराने समय में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, बेकर यीस्ट कौन है, ब्रीवर यीस्ट कौन है और शेक्रोमाइसिस सर्विसी क्या है, इतना लगाओ। अगला नंबर, टॉडी। फर्मेंटेड जूस ऑफ पाम, इसके लिए भी पंजा यीस्ट यूज होती है। कुछ और एग्जाम्पल अभी बाकी है हाउस होल्ड में, और वो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आएगा कर्ड, और दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल उसका नाम है चीज। बन गए इडली डोसा। चलिए कर्ड की खासियत बताते हैं। इसके लिए यूज हुआ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। आप इसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। बहुत कॉमन है, लोग बाहर से देखने में हेल्दी लग सकते हैं, लेकिन जब पैथोलॉजिकल टेस्ट होते तो मालूम पड़ता है कई सारी चीजों की डेफिशिएंसी उन लोगों को हो रखी है। डेफिशिएंसी हो रखी है मतलब उनके अंदर कई सारी चीजों की कमी है। मिनरल्स, विटामिन्स इनमें सबसे कॉमन है। कारण क्योंकि हमारी टाइप ऑफ डाइट मोस्ट ऑफ द केसेस एक जैसी रहती है, हम किसी एक तरीके की चीजों को ज्यादा प्रिफर करके खाते हैं। मान लो कि मैं बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स को खाऊं, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट को क्या कर रहा हूं, अवॉइड, या फिर कहिए कि मैं छोड़ दूं उसको और ये कहूं कि नहीं मैं तो केवल सब्जियां खाऊंगा, फल खाऊंगा, बाकी चीजें नहीं। तो कुछ ऐसे विटामिन हैं जो हमें केवल एनिमल सोर्सेज से मिल सकते हैं, या तो हमारी बॉडी बनाती है या हम एनिमल सोर्सेज से उनको ऑब्टेन करते हैं, मतलब दे आर फॉर्म्ड इन एनिमल्स, प्लांट में वो नहीं होते। उनमें से एक केस है विटामिन B12 का, या तो आपको किसी एनिमल सोर्स से मिलता है या फिर आपकी बॉडी बनाती है। आप पालक, मेथी, मूली, गाजर खा के विटामिन B12 एनरिचमेंट नहीं कर सकते। अब ये B12 की डेफिशिएंसी है तो बहुत कॉमन सी बात हो जाएगी, लोगों के अंदर होगा क्या कि इंडिकेशन में पता ही नहीं लगेगा कि विटामिन की डेफिशिएंसी, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट। जब बहुत ज्यादा अमाउंट कम हो जाता है ना,
तब ये सिचुएशन आती है। जब बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा तो यानी आप ये कहते हो कि बहुत ज्यादा कम अमाउंट में जब ब्लड सेल टूटने लग जाएंगे, उनके नंबर कम हो जाएंगे, तब एक्चुअल में पता लग, बॉडी इतनी कमजोर हो जाएगी, चल नहीं पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, गिर गिर जा रहा है, तब जाके पता लगेगा कि उसके अंदर विटामिन B12 क्या है, कम। चेक करेंगे, पता लगा हीमोग्लोबिन है ही नहीं आदमी में। पहले दिन अस्पताल में, दूसरे दिन आईसीयू में, तीसरे दिन स्वाहा हो गए, तीसरे दिन। सो दैट्स व्हाई इट इज नीडेड, एक इंपॉर्टेंस ही है। दूसरा मैंने शुरू में लिखा है कि कर्ड, योगर्ट की जैसी चीजों को हम लोग प्रोबायोटिक कहते हैं। तो प्रोबायोटिक का मतलब ये होता है कि हमारे गट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो कोई मोटा हो रहा है तो हो सकता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे न रहे हो, समझे? मतलब जो चीजें प्रॉपरली डाइजेस्ट होनी चाहिए उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सपोर्ट रहता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना रहे तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, इसलिए तुम मोटे हो रहे हो। तो यानी मेरे मोटे होने में ये गलती मेरी नहीं है, ये सब अंदर की बात है। अब इतने हजारों टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो डिस्टर्ब हो जाते हैं जब आप ऐसी चीजें कुछ खाते हो जो डाइजेस्ट या तो होती नहीं है या फिर जिसकी पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा ऑल्टर करती है, ठीक है। लोग मानते नहीं है ना। एक हमारे जानने वाले व्यक्ति हैं, बड़े ज्यादा भक्ति में लीन रहने वाले व्यक्ति। अब उनसे उन्होंने सुना कि कितने फास्ट करने चाहिए, क्या करने चाहिए। रील्स पे ज्ञान तो बहुत बढ़ता है, खतरनाक। मतलब आज का व्रत करने से आपको ये मिलेगा, आज लक्ष्मी, परसों कुबेर, अगले दिन कुबेर का खजाना। बस ये मतलब व्रत करना चालू कर दिया। अच्छा, उस पर्सन को पहले से ही एसिडिटी की प्रॉब्लम है, राइट। अब एसिडिटी की प्रॉब्लम होना मतलब ये होता है कि जिस पर्सन को कुछ दिक्कतें हों लिवर से रिलेटेड, तो उसके अंदर इस तरीके के इश्यूज रहते हैं। उनके लिए आयुर्वेदा में रिकमेंडेशन होती है कि ऐसे लोग व्रत ना करें, ठीक है। मतलब केवल फ्रूट का व्रत नहीं करना चाहिए, या व्रत उनको करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये चीजें एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। बाकी दूसरों के लिए बोल देते कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम फ्रूट खा लो, तुम कुछ भी नहीं खाओगे तो भी चलेगा। अब जैसे हमको कहते हैं तुम कुछ भी नहीं खाओगे तो चलेगा, ठीक है। तो यानी हम ये कहते हैं कि दैट सच काइंड ऑफ पीपल आर डूइंग द फास्ट। अब ऐसे में क्या होगा, ऑब्वियसली उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म उनका सपोर्ट नहीं करता है, तो अंदर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब। अब उन्हें करना है रिस्टोर। तुमने पहले उसको मार दिया, अब क्या करो, अब मार्केट में याकुल्ट आता है वो पियो, श्रीखंड खाओ, ठीक है। दिक्कत ये है कि वो मानेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं श्रीखंड वगैरह नहीं, दूध पिएंगे। सत्यानाश, एक एसिडिटी, ऊपर से क्या पी लिया, दूध। करेला, वो भी नीम चढ़ा, एसिडिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये क्या है कि हमें ये समझना चाहिए कि दैट व्हाट वी आर ईटिंग, इज इट सूटेबल फॉर अवर बॉडी और नॉट। आप कुछ भी खाओ सच में, लेकिन जब भूख लगे तब खाओ। हाँ, आप कागज खा लो, भूख लगने पर खाओ। वो किसी जगह पे ना एक क्लास के अंदर एक वो स्टिकर लगा हुआ है, द pH ऑफ ह्यूमन स्टमक इज 1.5, इट कैन डिसॉल्व द रेजर ब्लेड। तो एक बच्चा बोलता है सर ये करके देखा होगा। मतलब उसका ये कहना है कि ये किसी ने करके देखा होगा तब ये पता लगा होगा। मतलब बुद्धि तो लगानी ही नहीं है। ये नहीं सोच सकते कि 1.5 pH का एसिड बाहर लेकर ब्लेड डाल के चेक कर लें, इसी से पता लग जाएगा। ब्लेड अंदर डालनी जरूरी है? अगर ऐसा कोई करेगा तो मैं कह रहा हूं ना आपसे, उसकी मेटाबॉलिक कंडीशन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो उसे झेल जाएगा या नहीं। वो ये नहीं कह रहे कि ब्लेड खा लो, गला सकते हैं, राइट। तो आप इस चीज को समझें, लोगों का परसेप्शन क्या बन जाता है।
लोगों का परसेप्शन बन जाता है कि दैट हर चीज हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं या हमें किसी तरीके का इफेक्ट नहीं होता। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ा ना, दुनिया खा रही है, तुम भी खाओ, कुछ नहीं होगा। बर्गर है, बर्गर बनोगे, पिज्जा पिज्जा के जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट बन जाओगे, उसमें क्या हुआ, राइट? सीधी सिंपल सी बात होती है। मतलब ईट वॉट एवर यू वॉन्ट बट ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री। जब अंदर से आवाज आए ना, वो बैक्टीरिया अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलने लगे खाना दो खाना दो, तब खाना खाओ। मेन चीज ये होती है, आप गलत टाइम पे खाते हैं, ठीक है? कर्ड के मिथ, कर्ड का मिथ एक, कर्ड ठंडी होती है, गलत। कोई भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट ठंडा नहीं होता, ठंडा करके खाया जाता है, इसका मतलब वो क्या होता है, गरम, राइट? खीर बनी, गरम गरम खा ली, ठीक, और कहा नहीं आज ही नहीं खाएंगे, कल खाएंगे, ठीक है? वो देख मुंह में पानी आ रहा है उसके अभी सही, आज नहीं कल खाएंगे, वाई? फर्मेंटेशन, इट विल मेक इट मोर बेटर, और ज्यादा अच्छा बना देगा। अब वो कर्ड क्या है, गर्मी में खानी है, गर्मी में तो सब लस्सी पीते हैं, हाँ दही नहीं खाते, गर्म होती है ना। और अगर खानी है तो प्योर नहीं खानी है, क्या करो उसमें पानी मिला दो, 2 चम्मच दही 1 चम्मच पानी, फिर खा लो। जैसी वो रेलवे स्टेशन पर मिलती है ना खाने में, वैसी दही चाहिए, फिर पीस पीस वाली दही नहीं। गर्मी में खानी है खाओ, रात को मत खाओ, दिन में खाओ, रात में एसिडिटी, दिन में कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे जस्ट मिथ, राइट? अब लोग बोलते हैं नींबू खाओ, विटामिन सी है, तुम खाओ बरसात में, ना लगे सर्दी जुकाम तो तुम देखना। गलत समय पे गलत चीज खाना नहीं, अच्छी बात नहीं है। तो आप विटामिन B12 के लिए खाइए, सब्जी नहीं, कर्ड, ठीक है? दूसरा केस, दूसरा बेनिफिट क्या कह रहे हैं, न्यूट्रिशनली बेटर देन मिल्क। तो हम लोग कहते हैं कि दैट इट इज हैविंग माइक्रोब्स इन इट। पूरा नहीं लिख रहा हूं, लंबी लाइन है, टेबल में लिखने के लिए ठीक नहीं लगती। लाइन ये है कि इसमें जो माइक्रोब होंगे वो हमारे गट में प्रेजेंट अनहेल्दी माइक्रोब्स को एलिमिनेट करके अपनी जगह बनाएंगे, और इस तरीके से हमारी गट हेल्थ को अच्छा करेंगे। जब पेट अच्छा रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा, ठीक है? बस सीधी चीज यही है, सारी चीजें वहीं से चलती हैं। इम्यूनिटी को बनाने के लिए ये चीज बड़ी ज्यादा हेल्पफुल है। तो फ्रेंड, माइक्रोब्स का बहुत ज्यादा रिच अमाउंट कर्ड के अंदर होता है, इसलिए वो ज्यादा बेटर मानी जाती है। तो इसको खाने में कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल, कर्ड से आगे जो बनता है ना उसे हम लोग योगर्ट कहते हैं। सो कर्ड इज कोगुलेटेड मिल्क प्रोटीन। कुछ प्रोटीन जो होता है वो सॉल्युबल भी होता है, पानी निकलता है ना दही में से, ठीक है? उसमें जाता है वे, WHEY, क्लियर? वो वाला प्रोटीन भी काम का है, ऐसा नहीं कि वो काम का नहीं रहता। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कर्ड को फेंक देते हैं, मत लेते हैं, उसमें से निकल जाता है मक्खन जो जाएगा फैट के लिए, और जो पीछे रह जाएगा वो होता है बटर मिल्क, यानी वो क्या रह गया, प्रोटीन। उसमें लार्जली सॉलिड या कहिए सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं। तो बटर मिल्क इज द गुड सोर्स, उसमें भी अच्छा खासा अमाउंट रहता है प्रोटीन का, ठीक है? तो ये तो कर्ड का बाय प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं रिलेशन हो गई। योगर्ट में वही अमाउंट क्या हो जाएगा, और ज्यादा इंक्रीज, मिल्क सॉलिड की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो योगर्ट में भी ऐसी चीजें रहती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, रिच इन विटामिन रहेगा, रिच इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेगा, और अच्छा रहेगा। योगर्ट कुछ नहीं है, श्रीखंड की अंग्रेजी है, राइट? नेक्स्ट, कर्ड के बाद में अगला जो नंबर आता है दैट इज फॉर चीज। अच्छा, चीज एक है हमारे यहां खाए जाने वाला, जिसे कहते हैं हम लोग पनीर, और दूसरा चीज है जो यूरोपियन कंट्रीज से हमारे यहां पर आया, या ये कहिए बाहर की कंट्रीज से हमारे यहां आया है। जैसे अलग अलग नाम चलते हैं ना, फेटा चीज और मोजरेला और ये वो दुनिया जहान के नाम लेते हैं वो लोग, जो पिज्जा के ऊपर क्रश करके डाल रहे हैं, सैंडविच की स्लाइसेस में लग रहे हैं, वगैरह वगैरह। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। हमारा वाला चीज जो है, जिसे कॉटेज चीज या पनीर कहते हैं, वो प्रोसेस तो है लेकिन लेस प्रोसेस्ड है। उसकी प्रोसेसिंग कैसे हुई, मिल्क लिया, बेहतरीन गर्म किया, बिल्कुल गरम गरम दूध के ऊपर जब वो स्टीम आ रहा था उसमें से, उसमें हमने विनेगर या एसिडिक एसिड डाल दिया, नहीं ऑर्गेनिक चलना है, नींबू निचोड़ दे, ठीक है? और उसको क्या कर दिया, पलटा दिया,
उसमें से सारा वाटर को निकाल दिया गया है, जो सॉलिड बनेगा उसे प्रेस कर दिया जाता है, सॉलिडिफाई करके उसे सेल किया जाता है, इसे कॉटन चीज या पनीर कहते हैं। यूजुअली ताजा खाया जाता है। हां, शेल्फ लाइफ किसी और मिल्क प्रोडक्ट के कंपैरिजन में घी को छोड़कर ज्यादा होती है। ठीक है, दही से ज्यादा दिन तक टिकेगा, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू तो चेंज हो गई ना। अब पनीर में फैट है अच्छे वाला, प्लस प्रोटीन है। क्लियर? अच्छे वाला मतलब क्वालिटी वाइज बोल रहा हूं मैं, ये नहीं अमाउंट बहुत ज्यादा है, क्वालिटी वाइज उसके अंदर जो फैट मिल जाएगा हमको चीज में, और दूसरा हम लोगों को उससे जो मिल जाएगा दैट विल बी प्रोटीन। ये दोनों चीजें पनीर में से मिल जाती हैं। बाहर से जो चीज मिलता है हम लोगों को, या फिर वो स्लाइसेस या फिर क्यूब्स वगैरह आते हैं, वो फर्मेंटेड है। मतलब वहां नींबू वगैरह नहीं, वहां पे सीधे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया हुआ है। अभी इंडिया में थोड़े से कम एग्जांपल्स मिलते हैं। कुछ हाई एंड शॉप्स के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे टाइप के चीज मिल जाएंगे जिनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। उसका टेस्ट, टेक्सचर, अरोमा, जो भी कुछ चीज में है, इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज यूज फॉर मेकिंग इट। सबका सब इसी बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हो। और मैंने कहा आपसे कि चीज एक्चुअल में क्या होने वाला है, चीज में ज्यादा अमाउंट में क्या रहने वाला है, फैट। वहां प्रोटीन है, और इधर बात आ रही है किसकी, फैट की। माइक्रोब्स टू डिटरमाइन टेक्सचर और फ्लेवर ऑफ द चीज। नाम वही लिखूंगा सामने डिस्क्राइब करते समय। coagulated milk fat, some proteins, मिल्क फैट प्रोमिनेंट है। अब ये जो बात यहां पे लिखी है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली, इसके एग्जाम्पल्स बताते हैं। एक नाम है, उसको कहते हैं हम लोग रॉक फोर्टी चीज। वेट उधर लिखेंगे। इसके लिए यूज किया गया फंजाई। फंजाई का नाम है पेनिसिलियम। इसी का एक और एक नाम है, कैरेक्टर बताना है ना, तो उसके लिए याद रहेगा ब्लू चीज। इसे ब्लू चीज कहते हैं। ये ब्लू मोल्ड है पेनिसिलियम, उससे बनने वाला चीज ब्लू चीज। एग्जाम्पल 2, स्विस चीज के लिए यूज होता है बैक्टीरिया, और इसमें है लार्ज होल्स। बैक्टीरिया का नाम प्रोपियोनी बैक्टीरियम, शर्मानी। एक मिनट,
89768289. डन। आगे सुने, ये तो हो गए हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल विल बी फॉर सर्टेन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में दो बड़े फेमस हैं, एक है अल्कोहल और दूसरा एंटीबायोटिक। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में अल्कोहल को हमने क्यों डाला? अल्कोहल तो लोकल भी बन सकती है, हाउस होल्ड टाइप्स, टॉडी भी तो एक टाइप का अल्कोहल है, लेकिन वो ना कभी उस लार्ज स्केल पर नहीं बन सकता, बिकॉज इट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, इसलिए वो हाउस होल्ड ही बन के रह गया। यही समझ लीजिए, लोकल ही बन के रह गया है, जिसे हिंदी में कहते हैं ताड़ी। राइट, फ्रेशली टेकन फ्रॉम द प्लांट एंड देन कंज्यूम्ड इन अ डे, डे भी नहीं 12 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, इसलिए उसका इंडस्ट्रियल स्केल पहुंच पाना मुश्किल रहेगा, तो कैंसिल। दूसरे अल्कोहल का प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल स्केल पे हो सकता है। अब इंडस्ट्रियल में प्रोड्यूस होने वाला अल्कोहल जो है वो पहले दो कैटेगरी में आएगा, जिसमें एक होती है इंडी देसी और दूसरा होता है फॉरेन। राइट, इंडियन लिक्वर और फॉरेन लिक्वर। वैसे इंडियन लिक्वर की अगर बात करें तो ऑब्वियसली इंडियन लिक्वर नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द लिक्वर दैट इज मेड इन इंडिया इज एक्चुअली फ्रॉम द लेफ्ट आउट जूसेस ऑफ शुगर केन। शुगर निकालने के बाद जो बच जाता है, उस जूस से फर्मेंटेशन के बाद बनने वाला ही अल्कोहल इंडियन लिक्वर का बड़ा प्रपोर्शन बनाता है। इस शुगर केन लेफ्ट आउट जूस को बोलते हैं हम लोग मोलेसिस। तो मोलेसिस इज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग द लिक्वर। अब ये अल्कोहलिक बेवरेजेस जो बन रही है मोलेसिस से, वो नेचुरली ज्यादा से ज्यादा 13% तक कंसंट्रेट हो सकती है, उससे आगे नहीं। टू गेट इट मोर हायर, ज्यादा अल्कोहल कंसंट्रेशन के लिए वी विल गो फॉर अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस दैट इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। तो यहां कैटेगराइजेशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, अलग, डिस्टिल्ड एंड नॉन डिस्टिल्ड। अब कोई ये कहे, अब नाउ दैट इज द रीजन कि अल्कोहल का रेट इतना ज्यादा क्यों है, ठीक है। अब ये समझ में आता है कि इसका क्या रीजन होता है। बड़ी बड़ी शुगर फैक्ट्रीज होती है ना, वो पैकेट में शुगर आती है मधुर, सल्फरलेस, ऐसा कुछ तो भी उसके ऊपर लिखा है, बड़े बड़े दाने उसके। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनसे मुश्किल से 100 लीटर अल्कोहल दिन का बन पाता है, जबकि वो टनों के हिसाब से चीनी दिन में बना देते हैं। यानी एक्चुअल में यील्ड कैसी है, काफी लो। यू कांट कन्वर्ट द लेफ्ट आउट सब्सटेंस 100% इनटू अल्कोहल। नेचुरल प्रोसेस है ना, 100% एफिशिएंट तो कभी बना ही नहीं सकते। जब हमारी बनाई प्रोसेस 100% एफिशिएंट नहीं है, तो नेचुरली तो ये वैसे भी नहीं हो सकती। तो इसलिए हम कहते हैं कि वहां पे उनकी अल्कोहल की यील्ड कैसी है, कम। इसलिए इंडिया क्या है, आसानी से अल्कोहल ड्रिवन फ्यूल्स के ऊपर आसानी से नहीं जा सकता कि गाड़ियां अल्कोहल से दौड़ेंगी, ये इतना आसान नहीं है इंडिया में। क्यों? क्योंकि एक बड़ा पोर्शन काय में खर्च हो रहा है, चीनी बनाने में। राइट, अमेरिका कैसे कर लेता है या दूसरी कंट्रीज कैसे करती हैं, तो भैया वो खाते हैं नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स, समझे। और कॉर्नफ्लेक्स क्या है, कॉर्न, क्रश किया हुआ कॉर्न, जिसमें सिर्फ क्या बचा है, कुछ प्रोपोर्शन स्टार्च का, बाकी फाइबर। उसका स्टार्च निचोड़ लिया, स्टार्च पाउडर बनाएंगे, उसकी पॉलिथीन या पेपर बैग बनेंगे, नहीं तो कुछ और बन जाएगा, साबुदाने की गोली बना लेंगे, पता थोड़ा लगेगा तुम्हें। और इसके अलावा क्या हो सकता है, दैट दे माइट बी यूजिंग, अब जो स्टार्च बना है उसे फर्मेंट भी कर सकते हैं, और फर्मेंट करके क्या बनाएंगे, अल्कोहल। राइट, मेरी जानकारी अगर अभी तक वही है और कोई अपडेट नहीं हुई तो मैंने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। द मेजर सीरियल क्रॉप इन द वर्ल्ड इज मेज। राइट,
वो गोल्डन क्रॉप है, इंडिया के जैसा नहीं भुट्टे खाएंगे, इज्जत ही नहीं है कुछ। इज्जत तब से मिली है जब पीवीआर वालों ने 300 रुपए किलो बेचने, 300 रुपए का एक डिब्बा देना चालू किया, किलो नहीं, 300 रुपए में इतने से पॉपकॉर्न। तब से थोड़ी सी कॉर्न की इज्जत बढ़ गई है, कोई पूछता ही नहीं है। मक्के की रोटी अबे जब आटे की रोटी 70 रुपए की मिल सकती है तो मक्के की रोटी तो 150 रुपए की मिलनी चाहिए नहीं। अब इंडिया वाले तब बनाएंगे ना मक्के से अल्कोहल जब उसको छोड़ेंगे, हम तो भुट्टे निपटा देते हैं, फिर अपने को सबर ही खाएं। और वो देखो कितने मेहनती है, पहले दाना निकालेंगे, फिर उसको क्रश करके सारी चीजें अलग करेंगे। एक तरफ उनका नाश्ता बनेगा कॉर्नफ्लेक्स, दूसरी तरफ स्टार्च अलग जा रहा है, उसके 2 पोर्शन बन रहे, बोले इतने से अल्कोहल बनाएंगे, इतने से कुछ और बनाएंगे हम लोग। देख रहे हैं आप कितनी कठिन परीक्षा से गुजर रहा है उनका भुट्टा, और हमारा हमारे दांत के बीच से गुजरता है। तो यह है डिफरेंस इंडिया में। इसलिए जैसे हमारे यहां शुगर मेनली बनती है शुगर केन से, और इसलिए वो शुगर केन लगता भी इतना ही ज्यादा है, कैश क्रॉप है भैया बहुत बड़ी। तो उस शुगर केन का जो लेफ्ट आउट जूस होगा उसे हम लोग मोलेसिस कहते हैं, और वो जो ठूंठ बच जाते डंडे से उसे कहते हैं बेगेस। बेगेस को यूज करते बायोगैस प्लांट में डाल देंगे और सड़ा देंगे, नहीं तो आग लगा देना या फिर उसका कच्चा कोयला बना लेना। ईंट भट्टे में यूज करते हैं ईंटों को पकाने के लिए, ठीक। तो दोनों प्रोडक्ट यूज किए जा सकते हैं। मोलेसिस का यूज मैं बता रहा हूं, उसका यूज कर रहे हैं हम लोग कहां, अल्कोहल फैक्ट्रीज के अंदर। तो अल्कोहलिक बेवरेजेस की जब बात आती है तो कहते हैं मोस्ट ऑफ alcoholic liquor is made from molasses, राइट। ये शुगर केन का लेफ्ट आउट है, याद रखें। शुगर केन जूसेस का चीनी निकालने के बाद जो बचा वो यही है। इसके ऊपर कौन एक्ट करता है, एक्शन ऑफ फंजाई। कौन सी फंजाई, जिन्हें हम लोग लिस्ट करते हैं यीस्ट में। यीस्ट का कौन सा एग्जाम्पल है, वही है जिसका यूज कहां किया था, बेकरी में। सेम यीस्ट, नाम सेक्रो माइसिस सर्विसे। ऑल्सो एज ब्रीवर्स यीस्ट, इसका दूसरा नाम ब्रीवर्स यीस्ट है। यानी अभी जो प्रोसेस हो रही है उसको आप ब्रीविंग कह सकते हैं। और इस फंगस के एक्शन से यहां पे प्रोड्यूस हुई है, उसका नाम है इथेनॉल, दैट विल बी लेस देन 13%। एक है कि सीधे इसी को यूज कर लिया जाए इन नेचुरल फर्मेंटेड alcoholic beverages like beer, wine, दूसरा डिस्टिलेशन होगा,
increase alcohol percentage. Making whiskey, रम, वोदका एक्सेट्रा, उन दो को छोड़ के बाकी सब. सीधा डिफरेंस यही है. देसी में कुछ नहीं करा उन्होंने इथेनॉल लिया, उसका परसेंटेज बढ़ाया, ऑब्वियसली उसका कलर क्लियर आता है, पानी मिला हुआ रहेगा ना, तो पानी के जैसा ही कलर होगा, सेम. ठीक है. फिर मैंने फैक्ट्री लगाई, मैंने वही अल्कोहल खरीदा, क्या जो देसी लेबल है ना, सफेद, उसे ले लिया. वो इसी नाम से बिकती है, बता रहा हूं क्या जा रहा है, जो सच है सच है. ठीक है. वो मैंने खरीद लिया अपनी फैक्ट्री में. मैंने उसमें इंपोर्टेड वाली का केवल कितना परसेंट डाल दिया, 2%. 2% ज्यादा नहीं डालना, महंगी हो जाएगी. 2% ऐड कर दिया, तो जो 120 का था वो कितने का हो जाएगा, 250 का. सिर्फ बाहर वाली 2% डालने पर, और कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज. इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर, यही है. ठीक है. बाकी सिर्फ इंडियन लिक्वर. दिस इज ट्रुथ. बाकी सब लेबल को चेंज करने के लिए, और कुछ भी नहीं है. जिससे लिखा ना वर्ड, जिसे हम लोग ब्रीविंग कहते हैं ना, ब्रीविंग एक टेक्निकल वर्ड है. कॉफी के फ्लेवर के लिए भी ब्रीविंग वर्ड यूज किया जाता है. ठीक है. जिसके लिए भी स्पेशलिटी लगती है उसके लिए ब्रीविंग वर्ड यूज करते हैं. तो ब्रीविंग काय में हुई है, किस तरीके के बॉक्स के अंदर की गई है, कितने समय तक की गई है, मतलब वो कौन सी लकड़ी थी जिसके अंदर ये ब्रीव हुआ, कौन सा बैरल था, ये सारी चीजें बड़ा मैटर करती हैं. वही अरोमा, वही सारी चीजें उसमें आती हैं. राइट. तो यानी हम ये कहते हैं कि दैट ब्रीविंग मतलब ये डिसाइड करने के लिए यूज किया जा रहा है कि हम किस तरीके का अल्कोहल का प्रोडक्शन करेंगे. राइट. बाकी हम लोग कहते हैं कि और भी चीजें अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए यूज की जाती है, मैंने मोस्ट कॉमन बताया है. और जो चीजें यूज की जाती हैं उसमें फ्रूट जूसेस होते हैं. ठीक है. उसमें ग्रेन्स होते हैं, ये जो अनाज सड़ जाता है, समय समय पर सुनते रहते हो तुम, अब 2 रुपए किलो बिकेगा अनाज, इसे खरीदने के लिए सरकार ने 30 रुपए पर किलो खर्च किया था, अब 2 रुपए में बेचेगी सरकार, 3 रुपए में बेचेगी सरकार. मतलब जनता में बट नहीं रहा है, वो सड़ गया है. उसका क्या होना है, यही. राइट. मतलब अल्कोहल की मांग इतनी है कि वो मोलेसेस से पूरी नहीं हो रही है, तो वो कुछ और यूज करेंगे. अगर ग्रेन का जूस होगा तो उससे बोलेंगे माल्ट, वहां पर माल्ट लिखूंगा इंस्टेड ऑफ मोलेसेस. यहां चीजें डिफरेंट हो जाएंगी. या तीसरा केस होता है, उससे हम लोग बोलते हैं फ्रूट जूसेस. तो बस ठीक है, वो भी सड़े हुए फ्रूट हैं. अब जो एप्पल मार्केट में नहीं आया लेकिन पेड़ पर था, मतलब वो बेचने लायक नहीं था कि उसको बॉक्स में पैक किया जाता, उसकी कीमत उस बॉक्स से भी कम है जिसमें उसको रखना है, तो उसको बोरे में भर के कहां भेज दिया, ऐसी जगह जहां पे उससे क्या बन जाएगी, वाइन. दैट सिंपल. ओके. ऐसे सब बनता है ये, दैट्स अ डिफरेंस. राइट. अगर हमने ग्रेन के जूसेस को लिया तो उसको बोलेंगे माल्ट. राइट. फ्रूट जूसेस कॉमनली फॉर, ये वाइन के लिए यूज होते हैं. ऑप्शन में हो सकते, करेक्ट आंसर नहीं होंगे. करेक्ट आंसर तो इतने में से बन जाएगा.
इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नंबर 2, हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। वो डिस्कवरी जो गलती से हो गई, राइट, साइंस में होने वाली ऐसी डिस्कवरी जो गलती से हो गई, साइंटिस्ट कुछ और करना चाहता था, मिल उसे कुछ और जाए, उसको हम लोग कहते हैं सेरेंडिपिटी। ठीक है, मतलब ये समझिए कि मैं किसी और रास्ते चल रहा था लेकिन मुझे कुछ और मिल जाए, तो वो सेरेंडिपिटी है। अपने आप को मैं भाग्यशाली समझूंगा कि ऐसा हो गया, नहीं तो क्या पता मुझे मंजिल मिलती नहीं मिलती मालूम नहीं। तो ऐसे केस का एक एग्जाम्पल आता है जहां पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया का कल्चर प्लेट पढ़ रहे हैं। कल्चर मतलब ग्रोथ होता है। स्टेफाइलोकोकस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे जब वो स्टडी करें तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि ये कॉलोनी ब्लू कलर से ढकती चली जा रही है और बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो नहीं कर पा रही। उन्होंने चेक किया, ये ब्लू कलर एक फंगस के कारण था जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। ब्लू मोल्ड भी कहते हैं, मैंने कहा ना पेनिसिलियम का नाम ब्लू है, तो ब्लू मोल्ड भी कहते हैं। पेनिसिलियम नोटेटम ने स्टेफाइलोकोकस की कॉलोनी को बढ़ने से रोक दिया। वो चेक करना चाहते थे क्या स्टेफाइलोकोकस को पेनिसिलियम ने खा लिया है क्या, तो पता लगा नहीं, पेनिसिलियम जो है वो बैक्टीरिया को खा नहीं रहा है बल्कि उसको इंटरफेयर भी नहीं कर रहा है। लेकिन अननोइंगली पेनिसिलियम से प्रोड्यूस होने वाला एक प्रोडक्ट, नाम बाद में जिसे पेनिसिलिन कहा गया, का इंपैक्ट यह देखा गया है कि पेनिसिलिन के प्रेजेंस में पेप्टिडोग्लाइकन को बनाने वाले एनएजी और एनएम के बीच में बॉन्ड नहीं बनता, या ये कहिए एनएजी एनएम के बीच के बॉन्ड टूट जाते हैं, सेल वॉल नहीं बनती। अब जिसे सेल वॉल के साथ रहने की आदत हो, वो सेल वॉल ना बना पाए तो वो जिंदा नहीं रहेगा। यानी स्टेफाइलोकोकस डिवाइड तो कर रहे थे लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ, रीजन दे वर नॉट हैविंग सेल वॉल। इस तरीके से पेनिसिलिन को बाद में बैक्टीरियल कंट्रोल के लिए यूज किया गया और उसे कहा गया कि यह तो एक तरीके से एंटीबायोटिक है। इसे एंटीबायोटिक डेजिग्नेट किया बाद के ईयर्स में चेन एंड फ्लोरे ने, एंड लेटर इट गॉट यूज्ड इन सेवरल मेडिकल मेथड्स। पेनिसिलिन मार्केट में नॉर्मली सोल्ड एंटीबायोटिक नहीं है, बहुत सारी दुकान वाले पेनिसिलिन बेचते भी नहीं है। इट्स हाईली शेड्यूल्ड ड्रग और कुछ टिपिकल केसेस में ही यूज की जाती है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में, नॉर्मल यूजेज में नहीं आती। ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जो डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिना किसी मॉडिफिकेशन के बनी है। फर्स्ट जनरेशन आप कह सकते हो। यहां नाम आ रहा है एंटीबायोटिक्स, वन वर्ड वी लर्नड प्रीवियसली वो था प्रोबायोटिक्स, ये एंटीबायोटिक्स, राइट। लेकिन दोनों में बड़ा डिफरेंस आ गया, वो खाने पीने की बातें हो रही थी, यहां कुछ और है। एंटीबायोटिक्स मींस अगेंस्ट लाइफ, लाइफ के अगेंस्ट है, राइट। लेकिन किसके अगेंस्ट? लाइफ ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के अगेंस्ट। बट प्रो लाइफ फॉर ह्यूमन, हमारे लिए तो वो प्रो लाइफ है, यानी जीवन के साथ साथ, अगेंस्ट नहीं, हमारे लिए अलग है। साइंटिस्ट का नाम दिया नहीं है, वॉक्समैन है जिसने ये टर्म दिया था। वॉक्समैन को एक और एक कारण से जाना जाता है, known for antibiotic स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसे स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए जानते हैं। लेकिन डिस्कवरी के बारे में बात चल रही है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग discovery of first antibiotic, penicillin।
स्टडिंग ऑन स्टेफाइलो कोकस, जान ले ग्राम पॉजिटिव है। कॉलोनीज invaded by contaminated, ठीक है। नोटाटम, ब्लू मोल्ड, तो पेनिसिलिन इज एक्चुअली avoids linkage between NAG and NAM। वैसे नाम लिखें प्रोकैरियोटिक सेल के टाइम पे, पेप्टिडोग्लाइकन इज मेड अप ऑफ NAG एंड NAM। आप सीधे जान लीजिए अवॉइड सेल वॉल फॉर्मेशन। thereby it controls बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कंट्रोल कर लेगा। अलार्म कंडीशन, कौन से बैक्टीरिया को? ग्राम पॉजिटिव को, ग्राम नेगेटिव को नहीं। जिनके पास सेल वॉल नहीं है उनको नहीं, उसी को जिसके पास सेल वॉल है जो ग्राम पॉजिटिव है। established as antibiotic by Chan and Flore। used to save lives of US soldiers in World War I की 2, that is 2। ये याद रखना भाई, पीडब्ल्यू वालों को तो यही चीजें दिखती है, वो वर्ल्ड वॉर 1 कर देगा इसको। मुझे दो चीजें बतानी है यहां पे खास। एक, ये पेनिसिलिन वाला इफेक्ट क्या कहलाएगा इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी, और नंबर दूसरा नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज है ईयर 1946 टू फ्लेमिंग, चैन एंड फ्लोरे। 45, हाँ 45, सॉरी। इन्होंने काम किया और इन्होंने इसको कंट्रीब्यूशन को क्लियर कट बताया, उसके लिए नोबेल प्राइज मिलता है, मिल गया। ये जो इंटरेक्शन यहां पर हम लोग पेनिसिलियम और स्टेफाइलोकोकस के बीच में देखते हैं, उनके बीच का इंटरेक्शन क्या कहलाता है? मेन मुद्दा ये है। यूजुअली यहां पर पेनिसिलियम को कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसके कारण स्टेफाइलोकोकस को नुकसान है।
तो स्टेफाइलोकोकस को नुकसान हुआ है, इंटरेक्शन नेगेटिव है, लेकिन हम कह रहे हैं फंगस को कोई नुकसान नहीं है, तो उसका इंटरेक्शन कैसा होगा? 0। इस तरीके के इकोलॉजिकल इंटरेक्शन को हम लोग कहते हैं अमेंसलिज्म, राइट। और ये अननोइंगली कुछ केमिकल कंपाउंड जो प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसके कारण दूसरा ऑर्गेनिज्म मर रहा है, उसे कई बार लिखा जाता है एंटीबायोसिस या लिखा जाता है अलीलोपैथी। मैं तीनों नाम लिख रहा हूं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द पेनिसिलियम एंड द बैक्टीरिया। मैंने कहा यहां पे किसको फायदा हुआ है? पेनिसिलियम को नहीं। किसको नुकसान हुआ है? बैक्टीरिया को। ये जो रिलेशन है ना यहां पे, इस रिलेशन को कहते हैं हम लोग अमेंसलिज्म, एंटीबायोसिस। क्वेश्चन बन सकता है भाई, ये इकोलॉजिकल इंटरेक्शन का पोर्शन जो कट चुका है, लेकिन ये तो है भी अलीलोपैथी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं, कई सारे एंजाइम्स हैं जिनका यूज है, एंड देन इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बायोगैस एंड बायो कंट्रोल मेथड्स, बायो फर्टिलाइजर्स। वैसे जिसकी क्लास में जो चल रहा है अगली क्लास में तो वही पढ़कर आना, और अगर फिर से इकट्ठा हुआ तो यही आगे पढ़ लेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। थैंक यू।